कहानी मंच पर आज सुनते हैं कहानी हमसफ़र। मॉल से बाहर निकलकर चित्रा इधर उधर ऑटो या रिक्शा तलाश करने लगी। वैसे वह स्कूटर चला लेती थी, पर पिछले कुछ समय से उसे अब भीड़ में स्कूटर चलाना मुश्किल लगने लगा था। इसलिए अक्सर ही ऑटो या रिक्शे से कहीं आना जाना कर लेती थी। हेलो चित्रा जी। तभी पीछे से अपना नाम सुनकर उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो रतन को देखकर चौंक गई। आप? वह थोड़ा संकुचित हो गई। हाँ, मैं इधर आया था काम से, तो आपको यहाँ पर खड़े देखा। शॉपिंग करने आई थी? हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा। घर जा रही हैं? हाँ, ऑटो या रिक्शा ढूंढ रही थी। वह इधर उधर देखते हुए बोली, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, मैंने कार उधर पार्क की है। रतन पार्किंग की तरफ इशारा करते हुए बोले, नहीं मैं चली जाऊँगी, आप अपना काम कीजिए। काम हो गया है मेरा, चलिए ना, बारिश भी आने को है, आप भीग जाएंगी। रतन इसरार करते हुए बोले। वह दुविधा में पड़ गई। आप बेवजह तकलीफ़ कर रहे हैं, मैं चली जाऊँगी। वह उलझी हुई सी बोली, क्यों, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी पिलाना नहीं चाहती हैं? रतन धीरे से हंसे। चलिए, कॉफ़ी ना पिलाना हो तो मत पिलाइए, पर आपको घर तो छोड़ दूँ। मजबूरन वह रतन के साथ चल दी। कार में दोनों चुपचाप बैठे रहे। आखिर रतन ने ही चुप्पी तोड़ी। आजकल रीमा के पास नहीं जाती हैं आप? जाना छोड़ दिया या दोस्ती ख़त्म कर दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल समय ही नहीं मिलता। एक बात पूछूं? रतन ने गंभीरता से बोला। उनकी आवाज़ एकदम सर्द थी। जी। कहीं मुझसे नाराज़गी के कारण तो रीमा के घर जाना नहीं छोड़ दिया? वह सिहर गई अंदर तक। क्या जवाब दे, क्या ना दे। वह रतन से नाराज़ तो नहीं थी, पर सच तो यही था कि उसने रतन के कारण ही रीमा के घर जाना छोड़ दिया था। उसने बोलने की कोशिश की, पर कुछ भी बोल ना पाई। फिर वह चुपचाप सड़क की भीड़ को देखने लगी। रतन भी चुपचाप ड्राइव करने लगे। तभी कार उसके घर के गेट के सामने खड़ी हो गई। लीजिए, आपका घर भी आ गया। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, देर हो जाती तो आप ज़रूर भीग जाती। रतन उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोले। रतन की निगाहों की ताप नहीं झेल पाती है चित्रा। इस उम्र में भी निगाहें फेरने को मजबूर हो जाती है। हृदय उथल पुथल मचाने लगता है। वह नीचे उतर गई। कॉफ़ी पीते जाइए, वह महज औपचारिकता निभाने के लिए बोली। रतन एकाएक वैसाखता हंस पड़े। ये तो आप सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बोल रही हैं। किसी दिन दिल से बुलाएंगी कॉफ़ी पीने, उस दिन ज़रूर आऊँगा। कहकर उस पर एक सहलाती नज़र डालकर उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। वह थोड़ी देर तक कार को जाते हुए देखती रही, फिर गेट खोलकर अंदर आ गई। पता नहीं क्यों खाली घर इस समय और भी खाली लग रहा था और उसके अकेलेपन को बढ़ाए दे रहा था। सब चीज़ें अपनी जगह पर ही थीं, रोज़ ही अपनी जगह पर रहती हैं। कोई हिलाने डुलाने वाला भी नहीं। कभी देवेश के साथ झींकती रहती थी। ऑफिस से आकर तो आप बच्चों से भी ज़्यादा उत्पात मचाते हो। कहीं जूते फेंकते हो, कहीं मुझे, कहीं गीला तौलिया। बाथरूम में गीले चप्पलों में आकर सारा फर्श गीला कर देते हो। तो क्या हुआ माय स्वीट हार्ट, तुम किस लिए हो? वह मुस्कुराते हुए कहते। तुम्हें झुंझलाते देखना मुझे बहुत पसंद है, कह के वे और झुंझला देते। एक भी चीज़ जगह पर नहीं रखते हो, पर तुम्हें तो बिल्कुल जगह पर रखता हूँ ना। वे अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए इंच भर भी इधर से उधर नहीं होने देता। पर उनके मीठे तर्क और छेड़छाड़ पर वह हंस देती। सोचकर उसकी आंखें छलछला आईं। कहाँ चले गए देवेश तुम, मुझे छोड़कर इतनी जल्दी? उसने आंखें पोंछी, कपड़े बदले, कॉफ़ी बनाई और कुर्सी खिड़की के पास खींचकर बैठ गई। अक्टूबर का महीना था। प्रकृति अपने पूरे शबाब पर थी। बरसात के बाद धरती ने हरी माँ की चादर ओढ़ ली थी। बाहर बूंदाबांदी तेज हो गई थी। उसने कुर्सी पर पीछे सिर टिका दिया। बच्चे भी उड़ गए, घोंसला खाली कर गए। सूखे तिनके जिनको ज़्यादा हिलाने डुलाने की कोशिश करो तो बिखर जाते हैं। कितना सुखी परिवार था उसका।
वह, देवेश और उनके 2 बच्चे मनिका और रोमी, और वह मगन थी अपने सुखी संसार में, अपनी तरफ बढ़ते नियति के क्रूर पंजों से बेखबर। आज भी नहीं भूलता वह भयानक दिन। गर्मी की छुट्टियों में बेचारे सड़क के रास्ते लखनऊ से देहरादून मसूरी घूमने गए थे। कार देवेश चला रहे थे। वापस लौट रहे थे कि रास्ते में एक मोड़ पर पता नहीं वह ट्रक यमदूत बनकर कहाँ से आया कि उसका सब कुछ बिखर गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया था। वह बेहोश हो गई। बच्चे पिछली सीट पे थे, उन्हें हल्की चोटें आईं। और देवेश, वे तो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए। जब अस्पताल में उसे होश आया तब तक उसका सब कुछ उजड़ चुका था। उस समय वह 38 साल की थी। उसकी शादी हुए सिर्फ 16 साल हुए थे। बच्चों ने ही नज़दीकी रिश्तेदारों को फ़ोन किया। यत्रवत सा सब कुछ हुआ। धीरे धीरे रिश्तेदार भी विदा हो गए। रह गए वे तीनों, और उसके सामने एक अंधकार में भविष्य। वह मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलों का ठाठे मारता अनंत महासागर। कैसे पार करेगी इस सागर को? बिना माझी की नाव को कैसे पार लगाएगी? बच्चे ना बहुत छोटे थे कि कुछ ना समझ सके, और ना इतने बड़े कि उसका सहारा बन सके, और साथ में भयंकर आर्थिक संकट। देवेश प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी पे थे, पर अभी इतनी लंबी नौकरी नहीं हुई थी, इसलिए कुछ बहुत अधिक बैंक बैलेंस भी नहीं था। ना पेंशन की सुविधा थी। वह खुद इस मानसिक स्थिति में नहीं थी कि एकदम से नौकरी कर सके, लेकिन सामने आई विकट परिस्थितियों ने उसे रोने भी नहीं दिया। वह MSc B.Ed थी। उसने केंद्रीय विद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन किया। फर्स्ट क्लास की डिग्री थी। थोड़ी बहुत कोशिशों के बाद उसे नौकरी मिल गई। अपने आंसू अपने ही अंदर दबा लिए। उसने किसी तरह खुद को समेट कर नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। एक तो वैसे ही नौकरी करने की आदत नहीं थी, ऊपर से ऐसी मानसिक स्थिति। उसे लगता था वह नौकरी नहीं कर पाएगी। शुरू शुरू में जब क्लास में पढ़ाना शुरू करती तो अपनी ही आवाज़ दूर से आती हुई लगती। पढ़ाने के लिए दिमाग पर जोर डालती तो सब कुछ भूल जाती। घर आकर फूट फूट कर रो पड़ती। कैसे करूं देवेश, क्या करूं? आप ही बताइए। घने अंधकार में विराट पलंग उसके अस्तित्व को जैसे शून्य कर देता है। लगता अभी देवेश हाथ खींचकर उसे अपने अंक में भर लेंगे। तड़प जाती। वह कैसे काटेगी पूरी जिंदगी? पर समय ही दर्द देता है और समय ही मरहम लगा देता है। जैसे खुशियों की उम्र लंबी नहीं होती, वैसे ही दुखों की भी उम्र लंबी नहीं होती। धीरे धीरे उसका मन स्कूल में रमने लगा। स्कूल की गतिविधियों में व्यस्त रहने लगी। घर आकर बच्चों की पढ़ाई। समय व्यतीत होने लगा। तन मन की इच्छाएं कभी अंगड़ाइयाँ लेती, कभी कामनाएं अपने ही बनाए गए तटबंध तोड़ने की व्याकुल हो उठती। पर उस पर अपनी व्यस्तता और अपनी गंभीरता की चादर डालकर वह उन्हें सुला देती। उम्र कम थी। जिंदगी तलवार की तीखी धार की तरह थी कि ज़रा से जोर से पैर रखा तो या तो कट जाएगी या फिसल जाएगी। इसलिए बहुत संभल संभल कर पैर रखती हुई वो आगे बढ़ती रही। वह सुंदर इतनी थी कि सादी वेशभूषा में भी उसका सौंदर्य दीप्तिमान होता था। कई हाथ उसे अकेला जानकर उसकी तरफ उठते, कई लोलुप नज़रें उसे सहलाने लगती, पर अनुभवों ने उसे सबको पहचानना सिखा दिया था। वह कोयले की कोठरी से अपनी नाजुक उम्र को बचाती हुई अपने आंचल को विदा निकाल लाई थी। बच्चे बड़े होते गए। उम्र बढ़ने में उसमें भी आत्मविश्वास आ गया था। व्यक्तित्व में रुबीलापन आ गया था। स्वभाव में निडरता आ गई थी। जिंदगी जीना पहले से ज़्यादा आसान हो गई थी। बच्चे बड़े हो गए। 12वीं के बाद बेटी मनिका और बेटे रोमी दोनों ने ही इंजीनियरिंग की। दोनों बच्चों ने अपनी पसंद से शादी करी। उसने भी खुशी खुशी उनकी पसंद को स्वीकार कर लिया। बेटी अमेरिका में थी और बेटा लंदन में। दोनों खुश थे अपने अपने परिवारों में। वह भी संतुष्ट थी। बिना देवेश के वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा कर सकी, उनके सपने को आकार दे सकी।
वह 54 की ही थी कि बच्चों ने ज़बरदस्ती उसकी नौकरी छुड़वा दी, ये कह के कि अब नौकरी की वजह से हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं रह पाती। अब आपको क्या ज़रूरत है नौकरी की? उसने भी सोचा, उसके लिए तो अब पेंशन ही बहुत है। बहुत थक गई है ज़िंदगी की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। बस अब तो ज़िंदगी के शाम का लुत्फ़ उठाएगी अपने बच्चों के साथ। पर उसने देखा कि थोड़े दिन जाने की बात अलग थी और लंबा रहने की बात अलग। थोड़े दिन के लिए बच्चे अपनी दिनचर्या उसके अनुसार ढालते थे, छुट्टियां लेते थे, सारी प्लानिंग उसे केंद्र में रख कर की जाती थी। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद जब वह बच्चों के साथ लंबे समय तक रही तो समय काटे नहीं कटता। बच्चे सुबह अपने अपने कामों पर चले जाते, वह रात गए घर लौटते और वह खाली घर में घूमती रहती। बच्चों से उसे कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें जब भी समय मिलता वे उसके साथ समय बिताने की कोशिश करते। पर उनकी व्यस्ततम जीवन शैली, उनकी अलग तरह की दिनचर्या, विदेशी जीवन की परिपाटी में वह खुद को बिल्कुल अनफिट पाती, उसे अजनबीपन का एहसास देती। भारत में भी वह अकेली ही रहेगी, पर फिर भी यहाँ का वातावरण, यहाँ का समाज तो उसे अजनबी नहीं लगेगा। यही सोचकर वह भारत वापस आ गई। लेकिन नौकरी की व्यस्तता के बाद अब भारत में भी अकेलापन लगने लगा। रीमा उसकी घनिष्ठ सहेली थी। स्कूल के ज़माने से दोनों साथ पढ़े थे। वह अक्सर अब उसके पास चली जाती, कभी रीमा उसके पास आ जाती। और एक दिन रीमा ने उसे फ़ोन किया कि कल लंच वह उसके साथ करे। उसके पति एक हफ्ते के लिए मुंबई गए हैं। वह तैयार होकर रीमा के घर पहुंच गई। रीमा से बहुत सी बातें करके वो अपना दिल हल्का कर लेती थी। बच्चे भी उन दोनों की दोस्ती को जानते थे। उसके बच्चे रीमा आंटी को जब तक फ़ोन कर मम्मी का ध्यान रखने के लिए कहते रहते। उस दिन जब रीमा के घर पहुंची तो रीमा अकेली नहीं थी। इनसे मिलो चित्रा, ये मेरे ममेरे भाई हैं रतन। काफ़ी सालों तक जर्मनी में रहे हैं। 8 साल पहले भारत वापस आ गए थे। दिल्ली में जॉब कर रहे थे। लखनऊ इसी साल शिफ्ट हुए हैं। यहीं हमारे घर के पास ही फ्लैट खरीदा है भैया ने। प्रत्युत्तर में चित्रा ने हाथ जोड़ दिए और रतन ने भी। गौरे लंबे रतन आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। कई साल विदेश में रहने के कारण उनके व्यक्तित्व व उनकी बातचीत में एक नफासत थी। वे हंसमुख स्वभाव के दिलचस्प इंसान थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने माहौल को अपना बना लिया। खाना खाने की टेबल पर बैठे खाना खाते खाते भी रतन तरह तरह की बातें कर रहे थे कि तभी वे अचानक उससे पूछ बैठे, चित्रा जी, आप इतनी देर से चुप हैं, बहुत कम बोलती हैं। आप कुछ अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में। जी, एकाएक पूछे सवाल से चित्रा हड़बड़ा गई। फिर बोली, मेरा बेटा लंदन में है और बेटी अमेरिका में। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे वहाँ पर, पढ़ रहे हैं क्या? मेरे दोनों बच्चे जॉब करते हैं, दोनों इंजीनियर हैं। भैया, चित्रा के दोनों बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं। अच्छा? रतन हाथ रोककर उसकी तरफ देखने लगे। आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ हैं, कहकर वह फिर खाना खाने लगे। अकस्मात और अपनी रौ में बोली गई रतन की इस बात से चित्रा के कपोल आरक्त हो गए। ऐसे जुमले सुनने की उसे आदत थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि पुरुष अपनी कुत्सित भावनाओं का हाथ यहीं से आगे बढ़ाता है। इसलिए यह सुनकर उसका चेहरा कठोरता से तन जाता था। पर आज कठोरता का स्थान लज्जा की लाली ने ले लिया था। वह चुपचाप खाना खाने लगी। उसके पति के बारे में रतन ने कोई सवाल नहीं किया। शायद रीमा ने उन्हें इस बारे में बता दिया होगा, उसने सोचा। खाना खाकर थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर वापस घर आ गई। पता नहीं क्यों आज रतन से मिलकर देवेश की बहुत याद आने लगी थी। एक कमी थी उसके जीवन में जिसे नज़रअंदाज कर वह जीवन जी रही थी। अचानक महसूस होने लगी थी जीवन का वह खास अकेलापन जो दिल दिमाग के किसी कोने में दुबका हुआ था, एकाएक उसके संपूर्ण वजूद पर छा गया था। उसे आश्चर्य हुआ अपने ही दिल में हलचल मचलती कोमल भावनाओं पर। उम्र के इस पड़ाव में भी वे भावनाएं मरती नहीं हैं, बल्कि दबा दी जाती हैं। किसी का साथ पाने का दिल आज भी करता है, तरंगे हृदय में आज भी उठती हैं। किसी की मजबूत बाहों में बंद कर बिखर जाने का मन आज भी करता है।
उसके दिल का ताजमहल जो समय की गर्द के नीचे दब गया था, धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। आज भी किसी की प्रशंसा युक्त निगाहें और शब्द गालों को आरक्त कर सकते हैं। वह पूरी रात उसने जाग कर काटी, देवेश की फ़ोटो से बातें करते हुए। क्या करूं देवेश, अभी तक तो व्यस्त थी आपके सपनों का पंख देने में, बच्चों का भविष्य बनाने में। बच्चे भी उड़ गए। ज़िंदगी की संध्या बहुत अकेली है, रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है, पैरों में थकान है, कैसे चलूं बिना किसी सहारे के। वह आंखों को जितना पोंछती, आंखें फिर बहने लगती। उसके बाद काफ़ी दिनों तक वह रीमा के घर नहीं गई। फ़ोन पर बात हो जाती थी। रीमा ने उसे बताया था रतन के बारे में। रतन भैया ने जर्मनी में शादी की थी, एक बच्चा भी था, पर विदेशी युवती से शादी अधिक दिन तक ना चल पाई। दोनों अलग हो गए। निकोल बच्चों को भी अपने साथ ले गई। रतन भैया को भी लगा कि बच्चों को पिता से ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने बच्चों को हासिल करने की कोशिश नहीं की। फिर वहाँ के माहौल में ज़्यादा दिन रह नहीं पाए। दिल उठ गया वहाँ के खोखले रिश्ते नातों से, इसलिए भारत वापस लौट आए। दोबारा शादी नहीं की रतन जी ने, बस शायद उन्हें कोई पसंद की मिली ही नहीं। सुनकर चित्रा को सहानुभूति हो गई रतन से। उसकी तरह वे भी जिंदगी में अकेले ही थे। तूफान तो उनके सीने में भी उठता होगा, हलचल तो उनके भी दिल दिमाग में होती होगी, लेकिन उनके हंसमुख व्यक्तित्व से यह सब पता नहीं चलता। इसके बाद उसने ध्यान दिया कि जब भी रीमा के घर जाती है, रतन या तो वहाँ पहले से होते हैं या आ जाते हैं। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अकस्मात नहीं होता। ज़रूर इसमें चित्रा की कोशिश रहती है। वह उस समय रतन को बुला लेती है या आने के लिए कह देती है। ना चाहते हुए भी उसे रतन की उपस्थिति अच्छी लगती थी, लेकिन चाहते हुए भी वह रतन से अधिक बात नहीं करती थी। वर्षों से आदत हो गई थी उसे कछुए की तरह अपने ही खोल के अंदर सिमटे रहने की, अपने दिल की मचलती भावनाओं को संयत करने का। और रतन की उपस्थिति को टालने के लिए उसे एकमात्र उपाय यही सूझा कि वह रीमा के घर ही न जाए। लेकिन रीमा ने एक दिन उसे फिर पकड़ लिया। उसका फ़ोन आया। इतने दिनों तक ना आने का उल्हाना दिया। कितने दिन हो गए आई नहीं, आज शाम ही को आ जा, शाम की चाय साथ में पियेंगे। अरे नहीं रीमा, मैं नहीं आ पाऊँगी, तू आ जा, चाय यहीं पियेंगे। मैं कुछ नहीं सुन रही, तू शाम को आ रही है, बस मैं तेरा इंतज़ार करूँगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वह पशुपेश में पड़ गई। एक रीमा का ही सहारा था, उसे वह नाराज़ नहीं कर सकती थी। सोचकर वह रीमा के घर चली गई। रीमा घर पर अकेली थी देखकर उसे सुकून मिला। दोनों सहेलियां आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी कॉल बेल बज गई। रीमा ने दरवाज़ा खोला तो रतन थे। रतन को देखकर वह संकोच से भर गई। नाहक आई यहाँ पर। इन दिनों उसने खुद को समेट लिया था, संयत कर लिया था। आज फिर रतन से सामना हो गया। अरे चित्रा जी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। रतन के बोलने बात करने के अंदाज से कहीं आडंबर नहीं था। ठीक हूँ। रतन के पास तो ढेर सारी बातों का खजाना था। वे और रीमा बातें करते रहे और चित्रा अपने आप में खोई रही। बीच बीच में नज़रें उठाकर देखती तो पाती कि रतन की गहरी मुग्ध निगाहें उसके चेहरे पर आबद्ध हैं और वह अमनस्य हो जाती, दृष्टि फेर लेती। आखिर में उसे ना बैठा गया। मैं चलती हूँ रीमा, फिर आऊँगी, कहकर वह उठ खड़ी हो। अरे रुक ना थोड़ी देर। नहीं, अब चलूँगी, अंधेरा हो रहा है, स्कूटर भी नहीं लाई हूँ। आज तो रतन भैया तुझे छोड़ देंगे। भैया आप छोड़ आइए चित्रा को। नहीं नहीं, वो हड़बड़ाकर बोली, मैं चली जाऊँगी, ऑटो से कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल गई। रीमा उसे आवाज़ देती रह गई। वह तेज़ी से थोड़ी दूर चलकर ऑटो तलाश करने लगी। तभी एक कार उसके पास आकर खड़ी हो गई। रतन थे। आइए चित्रा जी, मैं छोड़ देता हूँ आपको। ऑटो कब तक ढूंढती रहेंगी? वह बिना कुछ जवाब दिए इधर उधर ऑटो देखने लगी कि काश कोई ऑटो आ जाए और वह जल्दी से उसमें बैठ जाए, पर नियति को भी शायद यहाँ मंजूर नहीं था। आइए ना, इस कार ने क्या कसूर किया है? फिर हंसकर बोले, घर ही छोड़ूंगा आपको, कहकर वह कार का दरवाज़ा खोलकर खड़े हो गए। मजबूरी में उसे बैठना पड़ा। रास्ते भर अपने अपने झंझावतों में उलझे हुए दोनों चुप थे। मौन की भी अपनी एक भाषा होती है जो बिना शब्दों के भी संवाद कर लेती है।
घर के गेट पर पहुंचकर वो उतरने लगी तो रतन बोले। उनका स्वर संजीदा था। चित्रा जी, कई बार आपसे कहना चाहा पर कह नहीं पाया। एक उम्र होती है जब बिना मुंह से कुछ बोले निगाहें ही बहुत कुछ कह देती हैं और निगाहें समझ भी जाती हैं। पर हमारी उम्र में तो निगाहों की भाषा समझ में आने पर भी हम उसे नकार देते हैं। कई बंधन हैं उम्र के, समाज के, परिवार के, उन बच्चों के, अपने साथी की यादों के। इन सब से चाहते हुए भी अलग नहीं हो पाते हैं हम। फिर आप एक स्थायित्व, वयस्क बच्चों की माँ, आपका अपना एक अलग व्यक्तित्व, एक खास वजूद है। सोचता था कैसे कहूँ आपसे, जो बात पुरुष होने के नाते मेरे लिए स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं है, आपको स्त्री होने के कारण स्वीकार करना शायद बहुत मुश्किल हो। फिर भी दिल है कि कहे बिना मानता ही नहीं। रतन थोड़ी देर रुके, वो काँप गई। पूर्वाभास हो गया था रतन जो कहने वाले थे। इस उम्र में निगाहों की भाषा, निगाहें नकार भी दें पर दिल ना समझे, ऐसा तो नहीं था। क्या हम शेष ज़िंदगी साथ चल सकते हैं? मेरी हमसफ़र बनना पसंद करेंगी? यह जानते हुए भी कि रतन ऐसा कुछ कहने वाले हैं, उसका दिल किया कि वह अपने कानों पर हाथ रख ले। यह पाप है। किसी पराये पुरुष के मुंह से इस उम्र में ऐसा सुनना बगावत है, देवेश की यादों से धोखा है, उनकी आत्मा के साथ बिना बात का विघ्न पैदा करना है, अपने बच्चों की ज़िंदगी में नहीं। वह दृढ़ता से बोली और उतर गई। देवेश उसे थोड़ी देर तक गेट के अंदर जाते हुए देखते रहे, फिर कार स्टार्ट की और चले गए। वह दिन और आज का दिन रीमा ने कई बार बुलाया पर वह उसके घर नहीं गई। कारण रीमा जानती होगी, इसलिए उसने कुछ पूछा नहीं। वह अपनी सोचों की दलदल से बाहर निकल आई। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। शाम का धुंधलका छा गया था। घर के अंदर अंधेरा हो गया था। उसने बत्ती जला दी। कमरा रोशनी से भर गया। तभी उसका मोबाइल बज उठा। रीमा का फ़ोन था। मैं कल आ रही हूँ तेरे घर, लंच तेरे साथ करूँगी, ठीक है? आजा, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी, कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। दूसरे दिन रीमा आई। उसे लगा रीमा आज कुछ अलग मूड में है या कुछ अलग तेवर में है। खाना निपटाकर दोनों बैठे तो वो बोली, चित्रा, कल रतन भैया मिले थे क्या तुझे? वो चौंक गई। हाँ, अचानक मिल गए, घर तक छोड़ कर गए थे। रीमा थोड़ी देर चुप रही, फिर गंभीरता से बोली, चित्रा, मुझे सब कुछ मालूम है। भैया ने तुझसे क्या कहा और तूने क्या जवाब दिया। वह इधर उधर देखते हुए बोली, सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या रतन भैया तुझे अच्छे नहीं लगते? हिचक गई उसके सवाल पर। एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा। फिर बोली, हाँ, अच्छे लगते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह, और इससे अधिक कुछ नहीं। झूठ। रीमा सीधे उससे आंखें मिलाते हुए बोली, बचपन की सहेली है तू मेरी। तुझे गलत समझ जाऊं ये हो नहीं सकता। तुझे रतन भैया पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे रतन भैया को तू पसंद है। किससे भाग रही है चित्रा? किससे डर रही है? अपनी उम्र से, अपने बच्चों से, समाज से, या फिर देवेश जी की यादों से? इनमें से कोई भी तुझे ढलती उम्र में सहारा देने नहीं आएगा। तेरे अकेलेपन में तुझे सहलाने नहीं आएगा। तेरे बच्चे कई सालों से विदेश में हैं। भारत में ऐसे विवाह मुश्किल से होते होंगे, पर विदेशों में तो ये आम बात है। तेरे बच्चे उस माहौल में रह रहे हैं और ये आज की पीढ़ी है। इस पीढ़ी के लिए कुछ भी अजूबा नहीं है। चित्रा चुपचाप दूसरी तरफ देखते हुए आंसुओं को पीने का असफल प्रयास करती रही। चित्रा, ये इस पीढ़ी के बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी के बच्चों जैसे नहीं हैं, जिनके पास माता पिता का अकेलापन दूर करने के लिए समय हो। ये पीढ़ी तो खुद ही भाग रही है। वे तेरे बच्चे हों या मेरे, उनकी जीवन शैली कुछ अजीब है, अलग है। उनको तो पति पत्नी को ही एक दूसरे के लिए समय नहीं है, अपने बच्चे पैदा करने के लिए समय नहीं है। वो तुम्हारे लिए समय कहाँ से निकालेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमें प्यार नहीं करते, पर वे तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे पास उपलब्ध रहेंगे, तुम्हारे लड़खड़ाने पर तुम्हारा सहारा बनेंगे। ऐसी उम्मीद करना फिजूल है, खुद को धोखा देने जैसा है। चित्रा की आंखों की कोरों से दो आंसू फिसलकर उसके गालों पे लुढ़क गए। यह सब तो वह अनुभव कर चुकी थी। नहीं रीमा, ये सब अब ठीक नहीं। जब उम्र कम थी तब तो ये सोचा नहीं, अब इस उम्र में।
मुश्किल होता है, फिर अब तो ऐसी ज़रूरत भी नहीं रही। और फिर देवेश किसी दूसरे के बारे में सोचकर देवेश की यादों के साथ बगावत कर दूं, उनकी आत्मा के साथ धोखा कर दूं, मुझसे किसी तरह भी यह नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर दोनों चुप हो गए। अच्छा चित्रा, एक बात विश्वास से बताना, अगर उस दिन देवेश जी की बजाय तू दुनिया से चली गई होती तो क्या देवेश जी सारी उम्र यूं अकेले काट लेते? पता नहीं, शायद हाँ, शायद नहीं। पुरुष की बात अलग है। पुरुष की बात अलग क्यों? क्या स्त्री के अंदर एक छाया आकांक्षा जन्म नहीं लेती? बल्कि उसे तो पुरुष से अधिक सहारे की ज़रूरत होती है। तब भी ज़्यादातर स्त्रियां ऐसी स्थिति आने पर अकेले ही अपने बच्चों को बड़ा करती है। मैं ये नहीं कहती कि एक साथी के जाने के बाद दूसरे शादी की तलाश शुरू कर दो। मुश्किल है किसी दूसरे से जुड़ना, लेकिन यदि वे अवसर खुद चलकर आए तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी उम्र में, तो क्या उसे नकार देना चाहिए? एक सुअवसर तेरी ज़िंदगी में भी दस्तक दे रहा है। खुशियाँ तेरे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हैं, पर तू है कि नहीं रीमा, वो उसकी बात काटते हुए बोली। मैं जानती हूँ तू मेरा भला चाहती है। शादी का मतलब जानती है ना, मानसिक स्तर पर ही नहीं शारीरिक स्तर पर भी जुड़ना पड़ता है। किसी दूसरे पुरुष से इस उम्र में यह जुड़ाव मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर अपने बच्चों से क्या कहूँगी कि मैं इस उम्र में शादी करना चाहती हूँ? कैसा लगेगा बच्चों को? क्या सोचेंगे? मैं बच्चों की नज़रों में गिर जाऊँगी। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दे रीमा। ये बोलते बोलते चित्रा का स्वर कातर हो उठा। रीमा ने हथियार डाल दिए। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। वह चुप हो गई। उसके बाद उनमें अधिक बात नहीं हो पाई। रीमा चली गई और उसे उसकी सोच के साथ अकेला छोड़ गई। कभी देवेश का चेहरा उसके सामने आता, कभी रतन का। जितना समझा था रतन को एक सुलझे हुए इंसान थे। रतन जानती है ऐसे सुलझे हुए इंसान के साथ बाकी की ज़िंदगी सुलझी हो सकती है, लेकिन इस लेकिन के आगे अनंत किंतु परंतु थे। दिल की दुनिया से अलग एक और दुनिया थी, जिसकी बहुत सारी बाधाएं थीं, जिन्हें पार करने में वह असमर्थ थी। अपने आप में उलझी हुई वह यह भी भूल गई थी कि कई दिनों से उसके बच्चों से बात नहीं हुई थी, न बच्चों का ही फ़ोन आया। उस दिन सुबह नहाकर निकली तो मोबाइल बज उठा। उसने देखा मनिका थी। हेलो बेटा, बहुत दिनों बाद कॉल किया, ठीक हो तुम सब? रोमिल का भी कॉल नहीं आया काफ़ी दिनों से। हम बिल्कुल ठीक है मम्मी, और रोमिल भी बिल्कुल ठीक है, रोज़ ही बात होती है उससे। आप कैसी हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुमने इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं किया? दरअसल मम्मी, मनिका कुछ कहना चाहती थी पर झिझक रही थी। हाँ हाँ बेटा बोलो। मम्मी, रीमा आंटी का फ़ोन आया था। एक दिन उन्होंने सब कुछ बताया। वह झिझकते हुए बोली, रतन जी के बारे में। चित्रा जड़ हो गई। उसे लगा उसके पैरों तले या तो ज़मीन खिसक जाएगी या आसमान सिर पर टूट पड़ेगा। रीमा को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके परिवार में ऐसी खलबली मचाने की? उसके होठ कुछ बोलने को फड़फड़ाए, पर वो कुछ बोल नहीं सकी। मम्मी, प्रत्युत्तर में वह चुप रही। मम्मी, आप सुन रही हैं ना? वह किसी तरह बोली। रीमा आंटी की बात सुनी तो सुनकर एकदम से तो बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा कि कोई हमारी मम्मी को हमसे छीन रहा है। पर जब हम दोनों भाई बहन ने सोचा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ही चुप रहीं। मनिका बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी बात कह रही थी। धीरे धीरे मम्मी, जब पापा गए तो हम छोटे थे। रोमिल तो बहुत छोटा था, पर वह इतनी बड़ी तो थी कि अपने तीनों की ज़िंदगी में घटी उस घटना की भयावहता को समझ सकती थी। कई बार सुबह आपकी सूजी हुई आंखें देखकर समझ जाती थी कि आप रात भर पापा को याद करके रोती रही हैं। मैं आज जिस उम्र में हूँ, आप उस समय मुझसे कुछ साल ही तो बड़ी थी। जब आपकी मनोस्थिति के बारे में, आपकी ज़रूरतों के बारे में सोचती हूँ तो दिल दहल जाता है। बस इतनी बड़ी भी नहीं थी कि आपको गले लगाकर आपकी पीठ सहलाती, आपको सांत्वना देती, क्योंकि तब आप कठोरता से अपने आंसू हमारे सामने छिपा लेती थी। आपने खुद को समेटकर हमें बड़ा किया। मम्मी, हमें पापा की कमी नहीं खलने दी। पापा तो हमारे जहन में, हमारी यादों में बसे हैं। पापा की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। पर यह भी सच है मम्मी कि पापा अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। आपके आंसू पोंछने, आपको सहारा देने, आपका अकेलापन बांटने।
चाहे हम कितना भी चाहें, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ज़्यादा वक्त आपके पास रह सकें, और आप यहाँ ज़्यादा रहना नहीं चाहती। हमेशा आपकी चिंता रहती है हम दोनों को। रीमा आंटी ने बताया रतन जी के बारे में। फिर आप भी उनसे कई बार मिल चुकी हैं। अच्छे इंसान हैं वे। हम दोनों भाई बहन पिछले 10-12 दिन से इसी विषय पर रोज़ बात कर रहे हैं। हमें रतन जी को अपनाने में कोई एतराज़ नहीं है। चित्रा का कंठ अवरुद्ध हो गया। उसे लग रहा था वह खुद बेटी है और मनिका उसे एक माँ की तरह समझा रही है। यह आज की पीढ़ी है, नई सोच, नई विचारधारा। अपने संक्रमण काल के दौर से गुजर रही उनकी खुद की पीढ़ी अपने माता पिता को लेकर ऐसी बात सुन भी नहीं सकती थी। उनके बच्चों की पीढ़ी बदलने लगी है। कुछ बदल गए हैं, कुछ बदल रहे हैं और कुछ अभी बदलेंगे। और जब यह पीढ़ी उनकी उम्र तक पहुंचेगी तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका होगा। समाज की कई वर्जनाएं टूट चुकी होंगी। रीमा सच कहती है, बच्चे हमसे प्यार करते हैं, पर उनकी जीवन शैली ही कुछ ऐसी है कि चाहते हुए भी हमारा साथ नहीं दे पाते। मम्मी, रीमा आंटी कह रही थी कि सब कुछ ठीक रहा और आप मान गई तो रतन जी कोर्ट मैरिज करके एक छोटी सी पार्टी देना चाहते हैं। वह थोड़ी देर चुप हो गई, फिर बोली, आप निर्णय लीजिए मम्मी, आपके दोनों बच्चे आपके साथ हैं। पार्टी की डेट जल्दी बता दीजिएगा तो हम छुट्टी के लिए अप्लाई कर देंगे। हम दोनों आएंगे अपने अपने परिवार के साथ। और एक बात और मम्मी, मैरिज के बाद रतन जी को पापा बोलने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चित्रा की आंखों से अश्रुधारा अबाध गति से बहने लगी। बोलना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। मनिका फ़ोन पर मम्मी मम्मी कर रही थी। फिर आखिर में बोली, मम्मी, लगता है आप इस समय बात नहीं कर पाएंगी। मैं कुछ दिन बाद फिर फ़ोन करूँगी, आप खुद को संभाल लीजिए। कहकर उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। वहीं पर बैठ गई। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। पता नहीं कहाँ छिपे थे इतने आंसू जो बेटी के कहने और समझाने के अंदाज से बह निकले। कुछ दिन बीतते बीतते उसने खुद को संभाल लिया, खुद को टटोला। रतन को पसंद करती है वह, दिल ही दिल में, पर नकारती है। इस बात को खुद से झूठ बोलती है। मनिका ने उसके दिमाग को झिझोड़ दिया था। कल तक जो बात गलत लगती थी आज गलत नहीं लग रही थी। वह रीमा की पहल का इंतज़ार करने लगी, पर रीमा का फ़ोन नहीं आया। आखिर एक दिन उसने ही हिम्मत करके रतन को ही फ़ोन मिला दिया, लेकिन दूसरी तरफ से रतन की हेलो सुनकर वह कात हो गई। अब क्या बोले? हेलो, कौन बोल रहा है? वह चुप रही, इतनी चुप कि उसकी तेज़ चलती सांसों की आवाज़ भी शायद फ़ोन की दूसरी तरफ सुनाई दे रही होगी। चित्रा जी? अचानक रतन बोले, आप चित्रा जी बोल रही हैं? वह किसी तरह बोली, अरे वाह, आज तो लगता है सूरज पश्चिम से निकला है, या फिर मैं देर से सोकर उठा हूँ। कैसे फ़ोन कर दिया आज आपने? वो दरअसल वह फिर चुप हो गई। हाँ हाँ, बोलिए ना चित्रा जी, आपने सीधे खुद फ़ोन किया है तो ज़रूर कुछ खास बात कहने वाली होंगी। वे कोमल स्वर में बोले। उनके स्वर की कोमलता से उसे ढांढस बंधा। किसी तरह शब्दों को कोशिश करके उच्चारित करके बोली, वो उस दिन आप कह रहे थे ना कि जब मैं बुलाऊंगी तब आप कॉफ़ी पीने आ जाएंगे, तो आज शाम को आ जाइए कॉफ़ी पीने। वह रुक रुक कर बोली। रतन थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से हंस कर बोले, दिल से बुला रही है ना? जी, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। ठीक है, मैं शाम को 5 बजे पहुंच जाऊंगा। शाम के 5 बजने वाले थे। आज वह बरसों बाद मन से तैयार हुई थी। हल्की ज्वेलरी भी पहनी थी और बिंदी भी लगाई। लहराते बालों को हमेशा बांध देती थी, आज खुले छोड़ दिए। देवेश कहते थे, गुलाबी रंग बहुत खिलता है तुम पर, तुम्हारी गुलाबी रंगत के साथ घुल मिल जाता है। शीशे में खुद को निहारा तो खुद पर ही मुग्ध हो गई। 56 साल की उम्र में भी उसकी काया सुगठित थी, चेहरा कांतिमय था। वह रतन का इंतज़ार करती हुई इधर उधर चहलकदमी करने लगी। बार बार घड़ी देखती। 6 बजने वाले थे। वह अधीर से हो उठी थी। तभी कॉल बेल बज उठी। उसने अधीरता से दरवाज़ा खोला। रतन खड़े थे। उस पर नज़र पड़ते ही निगाहों में प्रशंसा के भाव आ गए। मुग्ध दृष्टि उसके चेहरे पर आबद्ध हो गई। वह वैसे ही खड़ी रह गई। रतन हंस पड़े। अंदर आ जाऊं या फिर देर से आने की सज़ा दे रही हैं? ओह, वह झेप गई।
सामने से हटते हुए बोली, आइए। रतन अंदर आकर बैठ गए। वह दुविधा में खड़ी रही। फिर बोली, आप बैठिए, मैं कॉफ़ी बना कर ले आती हूँ। अरे आप बैठिए चित्रा जी, पी लेंगे कॉफ़ी थोड़ी देर में। नहीं, मैं कॉफ़ी बना कर ले आती हूँ। वह हड़बड़ाहट में किचन में चली गई। गैस पर दूध चढ़ाया, फेंटी हुई कॉफ़ी कपों में डाली। रतन को बुला तो लिया, पर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करेगी रतन से। उसने गैस धीमी कर दी ताकि कॉफ़ी बनने में देर लगे। उसे अब संकोच हो रहा था। ड्राइंग रूम जाने में पता नहीं वह ठीक कर रही है या नहीं। कभी दिल दिमाग एक साथ हो जाते, कभी आपस में युद्ध करने बैठते। सोचने लगी, कुछ भी नहीं कहेगी, अपनी तरफ से सिर्फ कॉफ़ी पिलाएगी और भेज देगी। अपने ही ख्यालों में डूबी उसे पता ही नहीं चला कि दूध उबल रहा है। तभी रतन उसे ढूंढते हुए किचन में आ गए। कहाँ खो गई हैं आप? दूध उबल रहा है, वे गैस बंद करते हुए बोले। मैं सोच रहा था कि इतनी देर तक कॉफ़ी नहीं बनी, पर यहाँ आकर देखा तो आप अपनी ही सोचों में गुम हैं। वह हड़बड़ा गई, जल्दी से दूध का भगोना उतारा और कप में दूध डालने लगी तो बस में ला ही रही थी। हड़बड़ाहट में दूध कप में डालते हुए भी उधर उधर छड़क रहा था। रतन ने उसके हाथ से भगोना लेकर नीचे रख दिया। वह की कर्तव्य मूड जैसी वहीं खड़ी रह गई। चित्रा, रतन गहरी आवाज़ में बोले। आज पहली बार उन्होंने उसके नाम के आगे जी नहीं लगाया था। उनके कोमल स्वर में एक अधिकार भावना थी। उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। रीमा ने बताया तुम्हारी उलझनों, तुम्हारी दिल की मजबूरियों के बारे में। हमारी उम्र शारीरिक ज़रूरतों से अधिक अब मानसिक ज़रूरतों की है। हम दोनों जानते हैं कि तन का जुड़ाव प्रेम के परिणति की चरम सीमा है, जो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन विश्वास करो मेरा, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक इस दिशा में मैं कभी आगे नहीं बढ़ूँगा। और जहाँ तक देवेश जी की यादों का सवाल है, मुझे अपनाने के लिए देवेश जी की यादों को क्यों भुला देना है? उनकी यादों के साथ मुझे भी शामिल कर लो। अपनी ज़िंदगी में देवेश जी की यादों को भुलाना तुम्हारे लिए असंभव ही होगा। मैं जानता हूँ, खुशहाल वैवाहिक जीवन था तुम्हारा। तुम्हारे बच्चों के पिता हैं वे। निकोल की तरह उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि नियति के क्रूर पंजों ने उन्हें तुमसे छीना है। वे तो तुम्हारे संपूर्ण वजूद में बसे हुए होंगे। जो हिस्सा उनकी यादों के लिए सुरक्षित है, उन्हें वहाँ रहने दो। शेष में मुझे बसा लो चित्रा। चित्रा की आंखें भर गईं। वह वैसी ही खड़ी रही। रतन भी थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे। फिर उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, अब अधिक मत सोचो चित्रा। किस्मत ने हम दोनों को ही अलग अलग तरह से धोखा दिया है, और किस्मत ने ही हमें मिलाया भी है। मुझ पर विश्वास करो, खुद को मेरे हवाले कर दो। जब तक मेरे तन में आखिरी सांस है, हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। उसकी आंखें बरसने लगी। उसने डबडबाई आंखों से एक नज़र रतन पर डाली। उनकी बोली हुई बातों की सच्चाई उनके चेहरे से भी टपक रही थी। अब उसमें ताकत नहीं बची थी खुद को संभालने की। वह असक्त सी हो गई, पैरों की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। रतन ने धीरे से उसे खींचकर अपने आगोश में भर लिया और अपना सारा प्रतिरोध त्याग कर उसने अपना सिर रतन के कंधे पर रख दिया। आंखों से गंगा जमुना बहकर रतन की कमीज़ को भिगो रही थी और रतन धीरे धीरे हल्के हाथों से उसको सहला रहे थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।